तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और याद रखिएगा करीब करीब 2 घंटे का सेशन लगता है, लगेगा, लंबा सेशन है। तो बने रहिएगा और साथ में इसको नोट करते रहिएगा, जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है ना, मिस ना होने दें और उसको नोट जरूर करिए। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले माइंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। माइंड के बारे में बात करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो हमारा आज का टॉपिक है माइंड और इसका मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है, राइट। सो दोस्तों माइंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रेन है आपका, इस ब्रेन को जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका हम फोटो ले सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं, ये है फिजिकल एंटिटी, राइट। ये एक हार्डवेयर है। माइंड क्या है? माइंड बोल करके कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं होता। माइंड बोल करके कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो क्या है ये माइंड? ब्रेन तो समझ में आता है कि ब्रेन हार्डवेयर है, तो माइंड एक सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। जैसे कि लैपटॉप, एक लैपटॉप जब हम यूज करते हैं तो वो हार्डवेयर है, लेकिन वो चलता कैसे है? वो सॉफ्टवेयर से चलता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर में क्या आपको करंट दिखता है? कभी नहीं दिखता, लेकिन जब आप टच करते हो तो पता चलता है कि करंट है, राइट। सो माइंड क्या है? एनी कॉन्शियस एक्टिविटीज, जब कोई भी कॉन्शियस एक्टिविटीज हम जब कर रहे हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो उसी का वो माइंड नाम दिया गया, राइट। एक सॉफ्टवेयर इंसान का। सो माइंड को जनरली हम दो भाग में बांटते हैं, दैट इज मेटा कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। फर्दर मेटा कॉन्शियस माइंड को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दैट इज वन इज कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा होता है जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड, मतलब जागृत मन, अर्ध जागृत मन ये होता है। और तीसरा जो है वो अनकॉन्शियस होता है। डिटेल में हम जाएंगे, समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए किससे मेजरमेंट करते हैं? वो ईसीजी होता है। ईसीजी से पता चलता है कि हार्ट की फ्रीक्वेंसी जो वो किस तरीके की है। ठीक उसी तरीके से इंसान के जो विचार है, उस विचार की जो फ्रीक्वेंसी है, उस विचारों की फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए जो मशीन है उसको हम कहते हैं ईईजी। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और जो भी विचार आपके चल रहे हैं, उस विचार की जो ये रीडिंग्स आते हैं, इस रीडिंग के अनुसार हम माइंड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, यानी कि 4 मेन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट। तो कैसे? तो जैसे कि डेल्टा स्टेज है, थीटा स्टेज है, अल्फा स्टेज है, बीटा स्टेज है। सबसे नीचे है बीटा स्टेज। बीटा मतलब, तो ये जो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसी की एवरेज रेट से हम पता करते हैं कि आपका माइंड किस लेवल पे है। जैसे बीटा स्टेज, हम सभी लोग, आप लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी लोग अभी बीटा स्टेज में है। यानी आपके माइंड का जो अब ईईजी में अगर अब रीडिंग लिया जाए तो उसका रीडिंग जो है वो 21 से 14 हर्ट्ज पर सेकेंड आता है। और जब हम रात को सो जाते हैं तो उसको थीटा स्टेज कहते हैं। जब सो जाते हैं तो थीटा स्टेज होता है, और थीटा स्टेज में जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 7 हर्ट्ज पर सेकेंड होता है। और डेल्टा स्टेज आता है। डेल्टा स्टेज क्या है? जब आपका माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाता है, यानी 0.3 हर्ट्ज पर सेकेंड। एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्म कुमारी के जो जानकी दादी जी है, वो नहीं रहे हमारे बीच। उनका 4 बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि अपने माइंड को वो मेडिटेशन के द्वारा डेल्टा स्टेज में लेकर जाती है। इतना इतना स्थिर माइंड है उनका, यानी 0.5 से लेके 3 हर्ट्ज पर सेकेंड। और जब यही फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रेन डेड हो गया, मतलब वो इंसान, तो वो डेड हो जाता है। उसका रीडिंग जो एकदम एक सिंगल लाइन के अनुसार हो जाता है। तो डेल्टा एक स्टेज हमने समझा, थीटा समझा, बीटा समझा। अब बीच में एक देखिए अल्फा स्टेज है। अल्फा स्टेज ऑफ माइंड जो कहते हैं दोस्तों, इसका जो रीडिंग है वो 8 से 13 हर्ट्ज पर सेकेंड होता है, राइट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे जाके और भी समझेंगे। तो आइए चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग अपने डायरी में इसको नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा डेल्टा। और मैं धीरे 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 इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको और भी अच्छी तरीके से आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। उसको आप नोट करिएगा। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों, हम सभी लोग दो अलग अलग दुनिया के अंदर जी रहे हैं, जिसमें एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक हमारा है मेटा कॉन्शियस माइंड, राइट? अब तो जब हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारा जागृत अवस्था, मतलब कि एक्टिव स्टेट। इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जागृत अवस्था, जब आप अवेयर होते हैं, कि जब आप कॉन्शियसली उस काम को कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस समय इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, राइट, तो यह आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पर इसे अटेंड कर रहे हैं। मतलब आपकी कॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, बीटा फ्रीक्वेंसी, और ये आउटसाइड से इनसाइड के तरफ काम करता है। कैसे काम करता है बीटा? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ काम करता है। लिख लीजिए, बीटा फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग जगे हुए हैं तो अभी ये काम करता है आउटसाइड से इनसाइड। ये लिख लीजिए अपनी डायरी में, ये आउटसाइड से इनसाइड की तरफ काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा आउटसाइड से डेटा लेगा, जो कि विजुअल फॉर्मेट में मिलेगा, यानी पिक्चर फॉर्मेट में, तो जो कि विजुअल फॉर्मेट में मिलेगा और इनसाइड की तरफ आपके ब्रेन में वो भेजेगा, राइट? सो दोस्तों, जब ये आउटसाइड से इनसाइड की तरफ काम करता है तो कॉन्शियस माइंड में आपकी जो बीटा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आपके ब्रेन में जो विचार आते हैं, वो लगभग लगभग 14 विचार से लेकर 21 विचार पर सेकंड आपके ब्रेन के अंदर आते हैं। मतलब आपके ब्रेन में 14 विचार से लेके 21 विचार पर सेकंड आते हैं जब आप कॉन्शियस लेवल पर किसी भी चीज को सोच रहे होते हैं। इसको एक्टिव स्टेट भी हम बोलते हैं, राइट? सो मीटा कॉन्शियस माइंड इज a combination of conscious world and subconscious world. या राइट? मेटा कॉन्शियस माइंड जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस वर्ल्ड एंड सबकॉन्शियस वर्ल्ड। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कभी कॉन्शियस था ही नहीं, और जो अनकॉन्शियसली हो रहा है। एग्जाम्पल, आप सभी लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आप ये बोलिए, मेरे बोलने से पहले क्या वो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली हो रहा था, कि मेरे बोलने से आपको फील हुआ? तो ये जो आपका ब्रेन ऑटो मोड में ब्रीदिंग कर रहा है, ये अनकॉन्शियसली, यस, ऑटोमेटिक हो रहा है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन का जो होना, पाचन क्रिया का होना, हार्ट बीट को बैलेंस में रखना, पलके झपकाना, ये जितनी भी ऑटोमेटिक प्रोसेस आपके बॉडी में हो रही है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो आपका ब्रेन आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जीने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, वो अनकॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल, आपके फोन में बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन लगी हुई है जो बैकग्राउंड में चल रही होती है, और आपको ये पता ही नहीं होता है, लेकिन वो चल रही है। वैसे ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमें पता है, पता ही नहीं होता, लेकिन वो लगातार काम कर रहा है। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कभी कॉन्शियस था और अब सबकॉन्शियस है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कभी कॉन्शियस था और अब सबकॉन्शियस है। ठीक है? अब सबकॉन्शियस क्या है? जो पहले कॉन्शियसली आप करते थे, अब सबकॉन्शियसली करते हो। मतलब पहले टूथपेस्ट कॉन्शियसली करते थे, अब सबकॉन्शियसली करते हो। पहले पूजा कॉन्शियसली करते थे, यस, ड्राइविंग करना, मंजीत जी, वेरी गुड, अब सबकॉन्शियसली करते हो। पहले पूजा कॉन्शियसली करते थे, अब सबकॉन्शियसली करते हो। पहले नहाते कॉन्शियसली थे, अब सबकॉन्शियसली नहाते हो। पहले खाना कॉन्शियसली खाते थे, अब सबकॉन्शियसली खाते हो।
तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अल्फा फ्रीक्वेंसी। अल्फा फ्रीक्वेंसी में आपके ब्रेन में लगभग 7 विचार से लेकर 14 विचार पर सेकेंड आते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही मैं आपको बोलूं कि अपने फादर का फेस, अपने पिताजी का फेस को इमेजिन करें, तो आपको अंदर जो फेस दिख रहा है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको यहां पर दिखा रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है थीटा एंड अल्फा। अल्फा कंडीशन में आपके ब्रेन के अंदर 7 से लेकर 14 विचार आते हैं पर सेकेंड। ये वो लाइफ है आपके जीवन के अंदर जब आप सोने से पहले, स्लीप से 15 मिनट पहले जो स्टेट में, जो अवस्था में आप होते हैं सोने से 15 मिनट पहले, और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के 10 से 15 मिनट तक जो होते हैं वो है अल्फा स्टेट। अल्फा लेवल पर आपका ब्रेन सभी सेंसेस को शट डाउन कर रहा होता है। उस वक्त कुछ काम करने का मन नहीं करता है। आपकी स्लीप 5 लेवल पर, एक स्लीपिंग के ऊपर मेरा कम से कम 2 घंटे का सेशन है। स्लीपिंग के ऊपर नींद नहीं आती, बहुत लोगों को रातों को नींद नहीं आती है। उसके ऊपर मेरा वो ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन में है, तो उसके ऊपर मेरा वो एक सेशन है। कभी मौका मिले तो वो लूंगा मैं। तो कहते हैं दोस्तों आपकी जो स्लिप है वो 5 लेवल पर चलती है। जब हम सोते हैं ना तो 5 लेवल पर, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं REM। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको पहला स्टेट जिसको हम बोलते हैं REM। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें REM का सबसे पहला स्टेट होता है जिसको बोलते हैं शट डाउन योर सेंसेस। तो जब आपके ब्रेन सोता है या आप सोते हैं तो सबसे पहला काम जो आपका ब्रेन जो करता है दैट इज आपके सेंसेस को शट डाउन करता है। तो जब आप सोने के लिए जाते हैं दोस्तों, जब आप लेटे हैं तो 10 से 15 मिनट का जो प्रोसेस है उसमें आपके सारे सेंसेस को शट डाउन कर रहा है, ताकि आप एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं दैट इज 50 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। रिमेंबर, एनवायरमेंट से कितना डेटा ले रहा है आपका ब्रेन? 50 मिलियन बिट्स पर सेकेंड जो डेटा आप एनवायरमेंट से ले रहे हैं, आपका ब्रेन लेना बंद करेगा। जब तक वो लेना बंद नहीं करेगा आपका ब्रेन शांत नहीं होगा, आप सोएंगे नहीं। अब कुछ लोगों को आदत है जैसे ही बेड पे जाते हैं सोने के समय वो मोबाइल सर्फ करते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, कितने सारे वो फेसबुक है वगैरह वगैरह जो भी है। तो जब सोने के वक्त आप अपने माइंड को वो एक्टिव कर रहे हैं तो कैसे वो शट डाउन होगा? राइट? सो ये इन्वायरमेंट से जब आप डेटा ले रहे हैं ना तो माइंड आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपको सोने का भी नहीं देगा। तो जब तक वो लेना बंद नहीं करेगा आपका ब्रेन शांत नहीं होने देगा, आप सोएंगे नहीं। तो थीटा फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें आपके विचार होती है 7 विचार से 4 विचार पर, 7 विचार से 4 विचार पर सेकेंड। और ये वह स्टेज होती है जब आप ड्रीम में चले जाते हैं। सोने के बाद जब आप सपना देख रहे होते हैं तो आप थीटा स्टेट में ही देख रहे होते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हिप्नोटाइज लोग कर देते हैं, तो हिप्नोटाइज जो होते हैं वो थीटा स्टेट में जाकर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम कॉन्शियस लेवल पर कोई बात को जानने के बावजूद भी क्यों अचीव नहीं कर पाते? ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ऐसा क्यों होता है कि हम कॉन्शियस लेवल पर कोई भी बात को जब जानने के बावजूद भी उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? एग्जाम्पल, आपको स्विमिंग सीखनी थी और आप बुक लेकर आए और उस किताब को पढ़ लिया जिसमें लिखा है कि स्विमिंग सीखने का 1000 तरीका। आपने उसको पढ़ा, लेकिन क्या उस किताब को पढ़ने से आपको स्विमिंग आ जाएगी? नो। आपको गाड़ी सीखनी थी,
आपने YouTube पर कार चलाने की वीडियो देखी, तो क्या आपको कार चलाने आ जाएगी? तो आप बताएं कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है कॉन्शियस लेवल पर, या आप जानते हैं जो जान नहीं सकते? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या किसी व्यक्ति को कॉन्शियसली कोई बात पता लग जाए, क्या इसका मतलब यह है कि उसको वो बात आ गई? कॉन्शियस लेवल में उस बात को जान गया, तो क्या उसको वो बात आ गया? नो no. किसी भी बात को कॉन्शियसली जानने का मतलब है कि आपको वो बात आ चुकी है? नो no. आप उस चीज को एक्सपर्ट हो चुके हो? नो no. आप मुझे बताएं कि वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज, एंड वी आर लिविंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज। अब एआई आ गया ना, तो डीप सीक भी आ गया है, उसका भी जबरदस्त पावरफुल, उससे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज। क्या कोई ऐसी चीज है जो चैट जीबीटी या एआई या फिर डीप सीक आपको नहीं बता सकता? कुछ भी पूछो, तुरंत आंसर देगा, यस और नो। यस, लेकिन कॉन्शियसली जानने का मतलब है मुझे आ गई। यस, कॉन्शियसली तो हम जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हम सबको पता है, कॉन्शियसली पता है, सभी लोग जानते हैं। कॉन्शियसली तो सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से हेल्दी रहते हैं, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, सभी को पता है कॉन्शियसली। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कॉन्शियसली नहीं पता है? एवरीबडी नोज कॉन्शियसली एवरीथिंग, यस और नो? सब पता है, सब पता चल रहा है, लेकिन क्या कॉन्शियसली जानने से हमें वो आ गई है क्या? द आंसर इज वेरी 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 बिग नो। राइट? सो मतलब कॉन्शियसली जानने से सिर्फ नहीं होगा, जब तक आप उस गोल को, उस लक्ष्य को सब कॉन्शियसली नहीं जानेंगे। माइंड इट, यहां है पॉइंट, यहां है पंच लाइन, कि कॉन्शियसली जानने से सिर्फ नहीं होगा जब तक आप उस गोल को, उस लक्ष्य को सबकॉन्शियसली नहीं जानेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए, मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा एक लाइन मैं आपको देने जा रहा हूं, अपने डायरी में लिख लीजिएगा, एंड दैट इज, इफ यू वांट टू अचीव, if you want to achieve any of your goal in your life, लिखिए इसको, if you want to achieve any of your goal in your life, किसी भी लक्ष्य को अगर आप पाना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आप एक लाइन को जरूर लिख लीजिए दोस्तों, एंड दैट इज, यू कैन अचीव एनी ऑफ योर गोल इफ यू प्लांट, इफ यू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। फिर से लिख लीजिए इसको, यू कैन अचीव एनी ऑफ योर गोल इफ यू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कॉन्शियस माइंड से निकाल करके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दे। क्लियर है एवरीबॉडी? समझ में आ गया? यस। सो फ्रेंड्स, your subconscious mind is very very powerful. Your subconscious mind is very very powerful too, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? The language of your subconscious mind is alpha. The language of your subconscious mind is alpha. The language of your conscious mind is beta. इसको जरूर लिख लीजिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है अल्फा और कॉन्शियस माइंड की भाषा है बीटा। राइट? आप पूरे दिन में कौन से टाइम होता है जब अल्फा फ्रीक्वेंसी में होते हैं? लिख लीजिए,
आप पूरे दिन में कौन सा टाइम होता है जब आप अल्फा फ्रीक्वेंसी में होते हैं, लिख लीजिए। तो जब आप सोने जा रहे हैं उससे 15 मिनट पहले, मतलब आप बेड पर लेटे हैं और नींद लेने जा रहे हैं, और अब आप पूरी तरीके से नींद के लिए तैयार है। सो सोने से 15 मिनट पहले आपका ब्रेन अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है। और जब आप सुबह उठते हैं सोकर, एट दैट टाइम ऑल्सो, सुबह को जब आप सोकर उठते हैं, सोकर उठने के 15 मिनट तक आपका ब्रेन अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है। मतलब 15 मिनट तक आपका ब्रेन अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है, मतलब उस समय आपकी जो थॉट की फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो विचार की फ्रीक्वेंसी है, वो 7 से लेकर 14 विचार पर सेकंड में आ रहा है। 7 से लेकर 14 विचार पर सेकंड आता है। मतलब दैट इज द बेस्ट टाइम टू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। अपने लक्ष्य को जागृत से अर्ध जागृत मन में लेके जाना है। दिस इज द बेस्ट टाइम। उस समय पर अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके उसके जो स्टोर होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कंपैरिजन टू अदर टाइम में। समझ में आ रहा है? लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन चलाते हैं, बालिश के नीचे रखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने पिलो के नीचे हम मोबाइल को सर्च करते हैं। हम सुबह उठते ही वो नॉन प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गलती से इम्प्लांट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में आपका सवाल होगा कि हाउ टू इम्प्लांट माई गोल टू सबकॉन्शियस माइंड, ये आपका सवाल होगा। इसका पहला तरीका मैंने आपको बताया कि जब आप अल्फा फ्रीक्वेंसी में हो, ये पहला तरीका है। उस समय पर अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब आप अपने गोल्स को इम्प्लांट कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको मेथड बता रहा हूं। देखिए कि हमारा जो ब्रेन है, जो इन्वायरमेंट से 15 मिलियन बीट डेटा पर सेकेंड रिसीव करता है। और ये इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन, हमारे इंसान के बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं: विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, स्किन एंड टेस्ट। है ना? विजुअल मतलब आईज, ऑडिटरी मतलब कान, काइनेस्थेटिक मतलब हमारा जो फीलिंग्स है, हैज स्किन आता है, और टी फॉर टंग आता है कि हम जो स्मेल लेते हैं, राइट? तो इस पांचों माध्यम से, इस 5 रास्ते से इंसान के ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन जा रहा है। लेकिन मेजोरिटी जो हम बात करते हैं वो विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स। फीलिंग्स में आपका स्मेल भी आ गया, टेस्ट भी आ गया। ये तीन तीन मेन तरीके हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आपका ब्रेन डेटा कलेक्ट कर रहा है, और इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब प्रोसेस करते हैं आपका ब्रेन, आपके ब्रेन के अंदर जब वो प्रोसेस होता है, सो हाउ कैन यू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड? तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल इन द मार्केट जिनको आप सुनते हैं। तो जब आप कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक पे मैंने, आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा इसका। मैंने काफी डिटेल में आपको बताया, फिर भी आज मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी सारे मिथ हैं और काफी सारे रॉन्ग एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब में दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, फिर से मैं अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है, आकर्षण के नियम का नाम सुना है कि जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा? कितने लोगों ने सुना है? सभी लोगों ने सुना है, मोस्टली लोगों ने सुना है। वेरी गुड। और विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, सुना है ना आपने? हाँ, ये भी सुना है, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ। बट मैं एक बात आपको कहता हूं, लोग कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, और मैं कहता हूं थैंक गॉड, आप जैसा जैसा सोचते हैं आपको वैसा वैसा नहीं मिलता।
मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आप गोल को विजुलाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बात का जवाब दीजिएगा, कि जब आप गोल को, अपने लक्ष्य को जब विजुलाइज करते हैं, तो उस लक्ष्य को के साथ साथ क्या डाउट जो उसके साथ है, शक जो है, क्या उसको भी विजुलाइज कर रहे हैं? 7 नियम दिए हैं। आप पॉजिटिविटी अगर सोचते हैं तो साथ में नेगेटिविटी भी तो सोचते हो। जब आप कोई पॉजिटिव सोचते हो तो उससे अटैच, उससे रिलेटेड नेगेटिव बातों को भी तो सोचते हो। देयर इज नो सच ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट अर्थ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 24/7 ऑलवेज, हमेशा ऑन द पॉजिटिव मोड में हो। देयर इज अ सिंसुअल, देयर इज अ सिंसुअल, उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, देयर इज ए सिनुसोडियल वेव्स, इसको कहते हैं सिनुसोडियल वेव्स। क्या है ये सिनुसोडियल वेव्स? सिनुसोडियल वेव को कहते हैं द ग्राफ ऑफ द साउंड। साउंड का जो ग्राफ होता है ना, वेव जो होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब एज सिनुसोडियल, तरंग जो होते हैं, राइट? सो यू आर पॉजिटिव, यू आर नेगेटिव। आप पॉजिटिव भी होते हो, आप नेगेटिव भी होते हो। प्रॉब्लम कहां है पता है? प्रॉब्लम इज व्हेन यू डोंट कम बैक फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव स्टेज। प्रॉब्लम तब है जब आप नेगेटिव में जाकर अपने आप को पॉजिटिव में लेकर नहीं आ पा रहे, एंड देयर इज द प्रॉब्लम। यस। तो जब कोई कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा, मैं कहता हूं कि थैंक गॉड तुम जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा नहीं मिलता। वरना तुम पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी सोचते हो। तुम्हारे जीवन में क्या क्या मिलेंगे, आप मुझे बताएं। क्या कैटरीना कैफ को सिर्फ विक्की कौशल ने ही विजुलाइज किया होगा? क्या ऐश्वर्या राय को सिर्फ अभिषेक बच्चन ने ही विजुलाइज किया होगा? देयर इज सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु लाइक एंड हु लव दिस काइंड ऑफ सेलिब्रिटी। लेकिन प्रॉब्लम है, मिली किसको? किसका साथ मिला? जिसने विजुलाइजेशन के साथ साथ में फीलिंग को भी मर्ज किया। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, वो मैं साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूं। हमारे जो विचार है, जो हमारे ब्रेन में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विचार, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से होता है। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड सेकेंड इज हार्मोन। ध्यान से सुनिए। हमारे जो विचार होते हैं ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, लिख लीजिए, एंड दूसरा है हार्मोन। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है। वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात करते हैं, ये दो चीज के कॉम्बिनेशन बनता है। पहला है विचार, एंड विचार कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रिक नेचर के होते हैं। और हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे बॉडी को ही इंपैक्ट कर सकते हैं, बाहर के वर्ल्ड को नहीं इंपैक्ट कर सकते। हमारे विचार सिर्फ, आपके विचार सिर्फ आप ही को इंपैक्ट कर सकते हैं। आप किसी दूसरे को विचार से इंपैक्ट नहीं कर सकते, राइट? लेकिन फीलिंग, ये फीलिंग जो है ये मैग्नेटिक नेचर का होता है, जो सराउंडिंग को इंपैक्ट करता है। तो ये दोनों का जब मिलन होता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सराउंडिंग, और तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, राइट? सो ये जो न्यूरॉन्स है ये इस तरीके का दिखता है। तो हमारे ब्रेन में ऐसे 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, और हर न्यूरॉन्स के बीच में आपस में एक गैप होता है, जिस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। लिख लीजिए इसको। इन सबके बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। ओके, आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। सिनेप्टिक गैप। तो दोस्तों, आपके जो 80 बिलियन 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे से एक माइनर से डिफरेंस पर होते हैं, और इस गैप को हम सिनेप्टिक गैप बोलते हैं।
तो जब आपके ब्रेन में ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बायोकेमिकल एनर्जी कहते हैं, और जिसे हैप्पी हार्मोन्स भी हम बोल सकते हैं, सैड हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए डोज कहते हैं। डोज, अगर आपको याद करना है तो डोज मैं आपको दिखाता हूं अभी स्क्रीन में। तो ये जो बायोकेमिकल एनर्जी है, ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज डोज, DOSE। तो हमारे बायोकेमिकल एनर्जी ही कंट्रोल करती है हमारे साइकोलॉजिकल एनर्जी को, और बायोकेमिकल एनर्जी होती है, राइट। तो इसको समझाने के लिए मैं अभी आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज, ये बायोकेमिकल एनर्जी जो है दोस्तों, बायोकेमिकल एनर्जी, तो जो डोज मैंने कहा, डोज, तो डोज का मतलब D फॉर डोपामाइन, लिख लीजिए, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, एंड E फॉर एंडोर्फिन्स। ये 4 तरह के केमिकल लोचा जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। और इन चारों का काम क्या क्या है मैं आपको डिटेल में, यस, और डीप लेवल में समझाता हूं। पहले इसको नोट कर लीजिए, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, इस चारों का काम क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। ओके, राइट। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। सो डोपामाइन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा। देखिए, डोपामाइन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। जब आपको कोई अवार्ड मिला, आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, तो उस दौरान आपको जो खुशी मिलती है वो एक्चुअली में इस हार्मोन के कारण ही मिलती है। तो डोपामाइन हार्मोन को हम बोलते हैं रिवॉर्डिंग केमिकल। ये एक रिवॉर्डिंग केमिकल है। डोपामाइन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप कोई भी टास्क करने के बाद हैप्पीनेस और खुशी महसूस करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। तो जब आप किसी को हग करते हो, गले मिलते हो ना, जादू की झप्पी, जब आप बेबी को हाथ में उठाते हो, किसी छोटे बच्चों को जब हाथ में उठाते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, और उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है, एक्चुअली में दिस इज द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग लव, हैप्पीनेस एंड कंपेशन, राइट। तो जब आप बोलते हैं ना कि पहली नजर में प्यार हो गया, कितने लोगों ने सुना है ये बात कि लव एट फर्स्ट साइट, है ना, देखते ही प्यार हो गया? क्या बताओ, क्या आपने सुना यह है कि पहली नजर में डाइवोर्स हो गया? जस्ट अट्रैक्शन। आपने कभी ये सुना है कि पहली नजर में देखते ही मुझे डाइवोर्स हो गया? नो। पहली नजर में प्यार ही हो सकता है, डिवोर्स नहीं हो सकता। राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि लव एट फर्स्ट साइट? क्या आपने सुना है कि प्यार अंधा होता है? सो व्हाई पीपल से सच काइंड ऑफ वर्ड्स? लोग क्यों बोलते हैं ऐसे शब्द? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये भी सुना होगा आपने, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई एम फॉलिंग इन लव, ये भी बात सुना होगा आपने, आई एम फॉलिंग, मैं लव में गिर रहा हूं, पता नहीं कहां गिर रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि व्हाट अ केमिस्ट्री, कपल्स को देखते हैं ना, बोलते हैं व्हाट अ केमिस्ट्री, इस कपल के अंदर कितना बढ़िया केमिस्ट्री है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, राइट। सो व्हेन यू से फॉलिंग इन लव, इट मीन्स एफर्टलेस लव, एफर्टलेस।
जिस प्यार में एफर्ट ही नहीं लग रही है, अक्सर ये प्यार जब पहला पहला प्यार होता है तब होता है, राइट? और अगर अरेंज मैरिज है तो शादी के शुरुआत के 3 साल ये देखने को मिलेगा, और अगर लव मैरिज है तो जब लव हुआ होगा उसके 3 साल के दौरान ये देखने को मिला हो। सो उस वक्त में जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ, इस दुनिया में आए हैं तो बस तुम्हारे लिए ही आए हैं, ये वाले फ्रेज में, ये वाला जो फ्रेज है ना, कि मैं अपने लाइफ को ऑपरेट कर रहा होता है, इस फेज में जो अपने लाइफ को ऑपरेट कर रहे होते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा उसको नजर आ रहा होता है। सो व्हाई इज ही से फॉलिंग इन लव? व्हाई? एज बिकॉज इट्स एन एफर्टलेस लव। उस लव को बनाने में, उस लव को करने में, उस लव को फील करने में इसका कोई एफर्ट नहीं है। एवरीथिंग इज टेकन केयर बाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये सारा कुछ टेक केयर कौन कर रहा है? हमारे ब्रेन के अंदर का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इन देयर वे, ये ऑक्सीटोसिन बायोकेमिकल जो है ये एक्चुअली में सब कुछ टेक केयर कर रहा होता है। इस वजह से ये एफर्टलेस लव करवा रहा है। लेकिन 3 साल के बाद इसका बायोकेमिकल टेक केयर नहीं करता है। अब सिचुएशन बदल गई है। अब 3 साल बाद, 4 साल बाद ब्लाइंड लव नहीं है, अब लव की आंखें आ चुकी हैं। पहले ये रात के 12 बजे भी पहुंच जाता था, पर अब पता है, पहले केक के लिए ये डेकोरेशन करता था, इनवाइट करता था, सरप्राइज रखता था। अब क्या करता है जी? अब बस मैसेज में हैप्पी बर्थडे लिखकर भेज देता है। पहले था कि जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ, अब बोलते हैं कि कब पीछा छोड़ेगा। बस ये वाला, अब इसकी सिचुएशन पूरी बदल गई है। क्लियर है? कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा महसूस किया है? और अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज में, जब बॉलीवुड मूवीज में हम देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा शादी के पहले तक का मूवी दिखा दिया, लेकिन शादी के बाद कभी भी नहीं दिखाया कि क्या हुआ उसके जीवन में। यह सबसे बड़ा धोखा है जो हमारे साथ हुआ है। जा सिमरन जा के पहले का तो सब दिखा दिया, जब ऑक्सीटोसिन हैंडल कर रहा होता है। और जब ऑक्सीटोसिन ने हैंडल करना बंद कर दिया, उसके बाद जब सिमरन चली गई, उसके बाद की जिंदगी नहीं दिखाया कि क्या हुआ। रिमसी जी बोलती सबको पता है क्या हुआ, तब की जिंदगी नहीं दिखाया कि क्या हुआ उसकी जिंदगी में। तो बताइए जी, क्लियर हुआ ये लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन? तो आपने सुना होगा अक्सर कि तुम ना अब पहले जैसा नहीं रहे, शादी के बाद तुम बदल गए हो। पहले तो 1 घंटा इंतजार करते थे, 1 घंटा पहले आ जाते थे, जानू जो जो तुम बोलोगी ना वो दूंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा। ये जो सन्नी देओल पाकिस्तान में जाकर के नल उखाड़ करके ले आया था, ये शादी के स्टार्टिंग के 3 साल के पहले का लाया था। 3 साल के बाद नहीं लाएगा, बोलेगा कि रख ले तू पाकिस्तान, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए उसके बच्चों को जाना पड़ा, बाप नहीं जाएगा, बाप दोबारा नहीं जाएगा। अगर अमीषा पटेल दोबारा जाती ना पार्ट 2 में, जो गदर का आया था पार्ट 2, तो बोलता तुम ही रख लो, राइट? एंड थर्ड केमिकल, एंड दैट इज सेरोटोनिन। दोस्तों ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं,
तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो मैसेज ट्रांसफर करता है आपके नर्व सेल में और आपके ब्रेन के बीच में, थ्रू आउट योर बॉडी। दैट इज द मूड स्टेबलाइजर। आपका जो मूड फ्लक्चुएट होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये अगर बनना बंद हो जाए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सेरोटोनिन कंट्रोल करता है आपके मूड्स को और ये हेल्प करता है आपके इमोशन को, राइट? मूड है, स्लीप, डाइजेशन, ये सब कुछ सेरोटोनिन कवर करता है, डाइजेशन भी। एंड द फोर्थ हार्मोन दैट इज एंडोर्फिन्स। जब आप पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो पेन को जो आप फील करने के लिए एंडोर्फिन्स आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होता है। ये एक पेन किलर हार्मोन होता है। जब आपके बॉडी के अंदर पेन होता है, स्ट्रेस होता है, तो यही हार्मोन है जो रिलीज होता है। सो दोस्तों, आप लोगों को मैंने अभी डोज क्लियर किया। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन्स। ये डोज जो है याद रखिएगा। और मैंने चारों केमिकल का क्या काम है वो भी मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक मिनट, ये डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सारा लिखा है। डोपामाइन एक रिवॉर्डिंग केमिकल है। उसका काम क्या है कि कंप्लीटिंग, जब आप काम कंप्लीट करते हैं और जब आप कोई सेल्फ केयर एक्टिविटीज करते हैं, जब आप खाना खाते हैं या अच्छी खाना जो आपको पसंद है, जब आप किसी छोटे छोटे विंस को जीतते हैं, जब आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये सारा चीज का आपको डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लव हार्मोन है, सेरोटोनिन द मूड स्टेबलाइजर है, एंडोर्फिन द पेन किलर है। ये चारों केमिकल का जो लोचा होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं हमारे, और क्या वो टेक केयर करता है, वो सारा चीज जो है आपको यहाँ पर वो लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट? चलिए, तो थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर लीजिए और अगल बगल पानी है तो पानी पी लीजिए। मैं भी हाइड्रोजन पानी पी लेता हूँ, एस्ट्रोन का इंस्टा वाटर। हाइड्रोजन पानी पीजिए और अपने बॉडी को एनर्जाइज रखिए, अपने सेल को, बॉडी के पूरे सेल को एनर्जाइज रखिए, राइट? हाँ। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब आप बायोकेमिकल बायोकेमिकली डिप्लीट होने लगते हैं, डिप्लीट का मतलब जब कम होने लगता है, ये जो केमिकल है, जब आप ये कम होने लगता है आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, तो आप बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इरिटेट कब होते हैं? इंसान इरिटेट तब होता है जब आपके ब्रेन के अंदर ये बायोकेमिकल जो है वो डिप्लीट होने लगता है। आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, आपकी मेमोरी जो है वो कमजोर हो जाती है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं, और बार बार आपकी आप आपत्तिजनक हो जाने लगते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो सेल्फ डाउट के पैटर्न्स आपके अंदर आने लगते हैं, लो एनर्जी हो जाती है, ब्रेन फॉग हो जाती है, कंफ्यूजन जैसी स्थिति आपके अंदर आ जाती है। अब सवाल यह है कि कैसे मैं पता करूं कि दैट आई एम डिप्लीटिंग फ्रॉम बायोकेमिकल और नॉट? ये कैसे पता करेंगे? हाउ कैन आई फाइंड आउट माई सेल्फ आई एम फिट बायोकेमिकली और नॉट? तो दो टेस्ट है। लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में कर दो। तो दोस्तों, दो टेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। उसको करने से आप ये पता लगा सकते हैं कि दैट यू आर डिप्लीटिंग विथ बायोकेमिकल और नॉट। वो दो टेस्ट क्या है, लिख लीजिए। पहला टेस्ट है दैट इज विटामिन D3। दोस्तों, आज के जो लाइफस्टाइल के पैटर्न है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर 10 में आउट ऑफ 10 7 से 8 लोगों को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। चेक करवाइए आप, राइट? तो ये टेस्ट करवाइए। उसको करने से आपको ये पता लगता है, ये लगा सकते हैं पता कि दैट यू आर डिप्लेटिंग विद बायोकेमिकली और नॉट। तो पहला टेस्ट है विटामिन D3 का। तो मुझे बताइए कि आपको विटामिन D3 कहां से मिलता है? देखिए, विटामिन D3 आपको सूरज की रोशनी से मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता।
विटामिन D3 जो है वो सूरज के रोशनी से डायरेक्टली नहीं मिलता है, सन से तो मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता। हमारी बॉडी को विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट है? विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट होती है। और सूरज हमें देता है विटामिन D2। ध्यान से सुनिएगा, हमें सन से मिलता है विटामिन D2 और बॉडी को चाहिए D3। तो ये जो रिक्वायरमेंट है D3 का, ये कैसे कन्वर्ट होता है D3 में पता है? विटामिन D3, विटामिन D2 दे रहा है हमारा सन, लेकिन बॉडी को चाहिए D3। ये जो प्रोसेस है वो कैसे कन्वर्ट करता है D2 को D3 में? ये करती है हमारी स्किन। तो जब हमें विटामिन D3 हमारे शरीर को मिलता है डायरेक्टली, तो विटामिन D3 नहीं मिलता है आपको। क्लियर है? सो आपको एक टेस्ट करवाना है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की। कई बार रीजन होती है कि आपके बायोकेमिकल का जो डिप्लीट होने का होता है जो, तो अब आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं। तो उसका एक कारण यह भी है कि आप विटामिन D3 में डिप्लीट कर रहे हैं। आपका विटामिन D3 होना चाहिए 30 यूनिट से लेकर 70 यूनिट तक, लिख लीजिए। आपके अंदर विटामिन D3 जो है वो 30 यूनिट से लेकर 70 यूनिट्स तक होना चाहिए। सभी लोगों ये करेंगे इसका टेस्ट, राइट? अगर रिपोर्ट कम आती है यानी कि 30 से 70 यूनिट से, तो आप दो काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि एवरी मॉर्निंग आपको सन बाथ लेनी है। रोज सुबह आपको 15 मिनट तक आपको धूप के अंदर बैठना है। और याद रखिएगा 7 से 8 बजे के बीच में या 6 से 8, जब वो सन रेज आता है ना, तभी 8:30, 8, 8:30, 9 बजे के बाद ना वो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, तो वो बॉडी के स्किन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? तो वहां आपको बैठना है। और हमारे NHMPL हमारी कंपनी ने विटामिन D3 का बहुत जबरदस्त कुछ हम लोग लेके आए हैं। और हमारा एक दूसरा और भी एक प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें विटामिन D3 वेज सोर्स से आपको मिलेगा, राइट? जनरली नॉन वेज सोर्स होता है, लेकिन हम वेज सोर्स को, और ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट होगा, बहुत एडवांस हम लोग विटामिन D3 मार्केट में लेके आ रहे हैं। एंड वो जो विटामिन D3 है दोस्तों, ये अभी हमारा जो ऑस्ट्राई डी है, उसमें हमारा ऑलमोस्ट यहाँ की इंडिया के जो फसाई है, फसाई मतलब जो ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो हैंडल करते हैं, उसका स्टैंडर्ड है कि आप 600 से ज्यादा, 600 से ज्यादा आयु आप अपने प्रोडक्ट में नहीं दे सकते। तो हम लोग वो लेके आए हैं। तो हमारा विटामिन D3 जो है, हमारा ऑस्ट्राई डी जो है, ऑस्ट्राई डी जो हमारा कैल्शियम है, उसमें ऑलमोस्ट 600 का आयु का आपको विटामिन D3 मिल जाएगा। और हमारा एक और भी आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, हो सकता है कि इस मंथ में आ जाए वो। तो ऑलमोस्ट उसका डिजाइन हो चुका है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा अगर ये D3 का लेवल कम रहता है, तो इमरजेंसी लेवल पर है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, राइट? और विटामिन D3 को मेंटेन करें। बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि 90% लोग जो इस प्रोग्राम में अभी हैं, उनका D3 डिफिशियंसी आएगा ही आएगा। अगर आज वो टेस्ट करवाते हैं, तो सेकंड टेस्ट आपको करवाना है, दैट इज विटामिन B12 का। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो सूर्य भगवान से पहले उठ जाते हैं रोज? कितने लोग जो है इस प्रोग्राम में? ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कितने लोग हैं। सूर्य देवता से पहले 43 लोग हैं। मंजीत जी है, ओके, वेरी गुड। कुछ लोगों की सुबह तो सूर्य देवता के आने के बाद होती है। अनिल लड़का जी है, वेरी गुड। स्नेहा जी है, तन्मय जी है, सोनाली जी है। अनिल लड़का लिखते हैं 4:30 AM, वेरी गुड, वेरी गुड, 4:30। नूर आलम जी है, डॉक्टर AK मंडल जी है, वेरी गुड, के मंडल, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। हाँ, ओके, सुबह उठ गए ना, वो काफी एनर्जी दे देगा। सो दोस्तों, 90% लोग, मैं कह रहा हूँ, आप जरूर टेस्ट कराइए। बेबी छोटी है, फुल नाइट ही अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी बेबी पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। बेबी थोड़ा, हाँ, ओके, पवन पूरन जी आप भी हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो सेकेंड टेस्ट आपको कराना है विटामिन B12 का, जो कि आना चाहिए 300 यूनिट से लेकर के 700 यूनिट्स के अंदर। 300 यूनिट से 700 यूनिट्स के अंदर आना चाहिए। इसमें भी 95% लोग
जो होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, जिनका विटामिन B12 डिफिशियंसी होगा, तो ये दोनों टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, राइट। सो विटामिन B13 का डिफिशियंसी से, जो विटामिन 13 है उसकी डिफिशियंसी अगर आ गई आपको, आपके अंदर, तो आप निगेटिव रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, लोनलीनेस की फीलिंग रहती है, अकेलापन का फीलिंग आता है। तो ये सब जो सिम्टम्स होती हैं, और कई बार आपके लेग्स, पैर जो है ना, पैर की जो पिंडलियां होती है, काफ मसल्स जो है, उसमें पेन रहना शुरू होता है। एंड दिस ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, राइट। आजकल लोग चीप डोपामाइन का इस्तेमाल करते हैं, चीप। तो कोई भी चीज करके आपको खुशी मिलती है तो वो डोपामाइन को रिलीज होने की वजह से होती है, राइट। तो कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ऐसा कुछ काम कर रहा है, डोपामाइन रिलीज जो हो रहा है, और उससे अगर गलत वे में आप कर रहे हैं, सो दोज आर द चीप डोपामाइन वेज। और कई बार जब आप रेगुलर करते हैं तो वो एडिक्शन बन जाती है। और एडिक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जो फेनोमेन जो काम करती है, दैट इज अडेप्टेशन। तो आपकी बॉडी हर चीज को अडेप्ट कर लेती है। तो कोई अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अगर वो 10 ml 10 ml कंज्यूम कर रहा है, तो उसे जो 10 ml में जो फीलिंग्स मिल रही है, वो आगे चल करके 10 ml में नहीं होने वाला है। फिर उसे 20 ml की जरूरत होगी, फिर आगे चलकर उसे सेम फीलिंग्स के लिए 40 ml की जरूरत होगी, एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है। और यही चीज मेडिसिन के साथ भी होता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन हम लेते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ज्यादा मेडिसिन हर काम के लिए इंस्टेंटली नहीं लेनी चाहिए, हर छोटी छोटी चीजों के लिए। और इसीलिए आपकी बॉडी इसी वजह से एंटीबायोटिक को अडेप्ट कर लेती है, राइट। और फिर आगे कोई सीरियस इश्यूज जब होती है, तो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम करना भी बंद कर देती है, क्योंकि आपने उसको डे 1 से लेकर उसके डोज को बढ़ा दिया है, राइट। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो अप्रोक्स 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये सेल्स ही होता है, सेल्स कोशिकाएं होती है, लेकिन ये रूट्स की तरह, जड़ की तरह होती है। ये बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वैसा नहीं होता है, ये एक दूसरे से थोड़ी से दूरी पर होते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक गैप कहते हैं। पहले भी बताया था, फिर से सुन लीजिए। कहते हैं दोस्तों, एक सिंगल न्यूरॉन 80 बिलियन न्यूरॉन है, एक सिंगल न्यूरॉन एक टाइम पे 10,000 कनेक्शंस को फॉर्म कर सकती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अडेप्टिव इन नेचर होता है, यानी कि अडेप्टिव होने की वजह से ये बदले जा सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के द्वारा हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब हम किसी काम को एक बार, दो बार, 3 बार करते हैं, तो उसमें हमारे अंदर परफेक्शन आने लगती है। आज सुबह सप्तर्षि जी का मेरे पास कॉल आया था, पूछ रहे थे कि कैसे मैं स्किल को बहुत जल्दी से डेवलप करूं। मेरे अंदर जो भी स्किल है उसको मैं जल्दी से डेवलप करना चाहता हूं। तो मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला, दैट इज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। जिस जिस स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं, उसको बार बार करेंगे, तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उसको लेके जाते हैं। याद समझ में आया मेरी बात? तभी तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो वो एक्टिविटी पूरा। इसलिए कहते हैं कि किसी भी काम को अगर 10,000 टाइम्स करते हैं, तो आपके मसल मेमोरी में वो इनबिल्ट हो जाता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। तो ये अडेप्टिव नेचर होते हैं हमारे बॉडी, यानी कि अडेप्टिव होने की वजह से ये बदले जा सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के द्वारा हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब हम किसी काम को एक बार, दो बार, तीसरी बार करते हैं, तो उसमें हमारे अंदर परफेक्शन आने लगती है, इफेक्टिवनेस आने लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज को अडॉप्ट करने लगता है। और इसे पूरे फेनोमेनन को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। लिख लीजिए,
इस पूरे फेनोमेनन को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी।